Hello everyone, welcome back to online class. Today our next topic is New Economic Policy 1991. लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि कंट्री में 1980 में क्या है, कंट्री की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी वो क्या है, शफल हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुए थे। ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा था। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या है, डेट में चली गई थी, मतलब कर्जा बहुत ले लिया था गवर्नमेंट ने फॉरेन से। ठीक है, क्योंकि फॉरेन से गवर्नमेंट ने जो भी इम्पोर्ट किया था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ था कि इंपोर्ट करने पे उनको क्या है, मनी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या है, कंट्री की जो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक्सपेंडिचर कर रही थी। तो देखो, जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो बदले में गवर्नमेंट को रिटर्न भी मिलता है। लाइक जैसे कि गवर्नमेंट अगर ब्रिज वगैरह बनवाती है, कैनाल्स बनवाती है, ठीक है, रोड्स बनवाती हैं, तो रिटर्न में गवर्नमेंट को क्या है, टैक्स मिलता है अगर वो रोड्स बनवाती हैं। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसपे गवर्नमेंट पैसा खर्च तो करती है बट रिटर्न में उनको इनकम प्रोवाइड नहीं होती है। लाइक जैसे कि सोशल वेलफेयर, ठीक है, या ओल्ड एज पर्सन को पेंशन वगैरह दी जाती है। सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पुअर पर्सन को क्या है, हाउसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उनको फूड स्टफ प्रोवाइड करवाती है फ्री में या कम रेट पे, कम प्राइसेस पे। एंड जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाती है। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट को क्या है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये इन सब पे एक्सपेंडिचर करने से गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं। और इससे क्या है कि कंट्री में एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं किया इंडस्ट्रीज को कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और जो भी कंट्री में जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज थी रिजर्व, वो भी डिक्लाइन हो रही थी। तो 1980 के एंड में क्या हुआ था, 1980 के एंड में, इन दी लेट ऑफ 1980 से ही क्या है, कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुई थी। तो 1980 के एंड में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गए थे। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा कंट्री पे, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर इंक्रीज। जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री में जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं उन्हें इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो प्राइसेस क्या है, गुड्स के इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, एंड जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट रेट अगर हम इंपोर्ट रेट के कंपैरिजन में देखें तो हमारे जो इंपोर्ट रेट थे वो इंक्रीज हो रहे थे। मीन्स कि हम बाहर से ज्यादा गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, एंड जो एक्सपोर्ट रेट है वो बहुत ज्यादा कम था। एक्सपोर्ट मीन्स जब हम अपनी कंट्री से कुछ भी अनदर कंट्री में भेजते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं, तो वो कम था। ठीक है, उसका रेट, एक्सपोर्ट रेट कम था, बट हम इंपोर्ट मतलब कि बाहर से बहुत ज्यादा थिंग्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए क्या है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट करना था। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे थे तो इंपोर्ट के बदले में हमें मनी भी देनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी फॉरेन कंट्रीज थी, ठीक है, उनसे करेंसीज क्या है, बोरो की। ठीक है, तो मतलब ऐसे गवर्नमेंट ने करेंसी बोरो की थी। ठीक है, और गवर्नमेंट उनको डेट भी अपना कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज थी, उन्होंने क्या है कि इंडिया को जो करेंसी है प्रोवाइड करवाने से, डेट मतलब कि जो भी उनको लोन वगैरह चाहिए था, ठीक है, गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करवाने की अब वो विलिंग नहीं थी। क्लियर है? 1980 के एंड में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से गुड्स के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट हमारे इंपोर्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे थे, बट जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो रहे थे, इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को फॉरेन से करेंसी है वो लोन पे लेनी पड़ी थी। ठीक है, तो मतलब बार बार ऐसे लोन पे लेने से करेंसी जो क्या इफेक्ट पड़ा था कि फॉरेन जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या है कि हमारी कंट्री को, इंडिया को क्या है, करेंसी देने के अब वो विलिंग नहीं थे। बार बार, क्योंकि अब इंपोर्ट कर रहे थे तो उनको करेंसी हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे। ठीक है, इंपोर्ट के बदले में उनको मनी प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे, बल्कि उनसे ही पैसा बोरो कर रहे थे। तो इसीलिए जो फॉरेन कंट्रीज थी उन्होंने करेंसी देने, मतलब कि लोन देने से वो मना कर दिया। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहाँ पे अप्रोच किया उन्होंने, IBRD, गवर्नमेंट अप्रोच IBRD।
अब कंट्री में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ था उसको सोल्व करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या है अप्रोच किया था उन्होंने IBRD के पास। IBRD मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग डेवलपमेंट। IBRD means International Bank for Reconstructing Development. It is also known as World Bank. तो गवर्नमेंट ने क्या है कि मनी के लिए वो कहाँ पे अप्रोच किया उन्होंने, इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकंस्ट्रक्टिंग डेवलपमेंट, और IBRD को हम क्या है वर्ल्ड बैंक के नेम से भी जाना जाता है। और जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अब देखो गवर्नमेंट को मनी चाहिए थी तो वो कहाँ पे गए, वर्ल्ड बैंक के पास एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन में। एंड वर्ल्ड बैंक की क्रिएशन कब हुई थी, 1944 में, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन, USA में। क्लियर है। एंड जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहाँ पे है, वाशिंगटन में। क्लियर है। और इसमें कितनी कंट्रीज इंक्लूड हैं, 189 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अब देखो कि गवर्नमेंट को मनी चाहिए थी, ठीक है, पैसा चाहिए था, तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहाँ पे है, RBID के पास पहुंची, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पहुंची, और उन्होंने क्या है हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को $7 बिलियन प्रोवाइड करवाए, $7 बिलियन। $7 बिलियन प्रोवाइड करवाए। क्लियर है। और $7 बिलियन क्यों प्रोवाइड करवाए थे, ताकि हमारी कंट्री फिर से क्राइसिस से बाहर आके, ठीक है, ग्रोथ के मतलब कि ग्रोथ की तरफ इंक्रीज हो, मतलब हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसीलिए क्राइसिस को, जो भी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उन सबको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्या है $7 बिलियन प्रोवाइड करवाए। और जो वर्ल्ड बैंक था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, उन्होंने क्या कंडीशंस रखी थी गवर्नमेंट के सामने, तो वो 3 कंडीशंस हैं। कंडीशंस, तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या रखी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ने, कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उसे क्या है कि अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर देना चाहिए, ओपन कर देना। लिबरलाइज मतलब कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई थी उसे अब रिस्ट्रिक्शन से रिमूव कर देना चाहिए। लिबरलाइज मतलब इजी बना देना, सब कुछ इजीली कर देना, ठीक है। एंड ओपन इकोनॉमी कर देनी चाहिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ओपन होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी कंट्री है उसकी डेवलपमेंट के लिए कंट्री का ओपन होना कंपलसरी है, ठीक है, लिबरलाइज होना कंपलसरी है, ठीक है। मींस कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो कंट्री में जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम, पहले जो गवर्नमेंट का रोल होता था कंट्री में, जो प्राइवेट सेक्टर होता था उसका इतना रोल नहीं था, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या रखी कि गवर्नमेंट को क्या है कि अपना रोल है वो कंट्री पे कम कर देना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इम्प्रूव द रिस्ट्रिक्शन बिटवीन ट्रेड एंड फॉरेन कंट्री। सेकेंड कंडीशन क्या रखी थी कि जो भी हमारी कंट्री ट्रेड फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करने पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई थी, ठीक है, पाबंदियां वगैरह लगाई हुई थी, गवर्नमेंट को उसे क्या है रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या रखी थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्री में रोल होना चाहिए। तो देखो जो न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के इम्प्लीमेंट होने से पहले क्या है कि पूरी कंट्री पे जो पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट का रोल होता था, ठीक है, कंट्रोल करके रखती थी, एंड जो प्राइवेट सेक्टर उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी,
ठीक है। सो इसीलिए जब भी गवर्नमेंट क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुई हमारी कंट्री में, तो उसके बाद जब वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने गवर्नमेंट को $7 बिलियन प्रोवाइड करवाए, तो उस टाइम पे उन्होंने 3 कंडीशंस गवर्नमेंट के आगे रखी कि अगर आप कंट्री को डेवलप करना चाहते हो तो क्या है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ओपन होनी चाहिए, ठीक है। जो भी ट्रेड से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी फॉरेन इंडिया के ट्रेड, ठीक है, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना चाहिए। एंड जो गवर्नमेंट का रोल है कंट्री में वो थोड़ा कम होना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए थोड़ा सा। एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उसे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मींस कि कंट्री में प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होना चाहिए। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो मतलब कि इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ने ये कंडीशंस रखी थी, एंड हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट, उन्होंने इन कंडीशंस को एक्सेप्ट भी किया था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी जिसे हम क्या कहते हैं, NEP। क्लियर है। अब इस ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसको क्या है 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, एंड सेकंड स्ट्रक्चरल पॉलिसी मेजर्स। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चर पॉलिसी मेजर। तो फर्स्टली देखो स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या होते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेजर्स फॉलो की गई थी कंट्री में। तो इसमें क्या क्या मेजरमेंट्स इंक्लूड थी स्टेबलाइजेशन मेजर में, कि इसका जो फर्स्टली एम था, पर्पस था, वो क्या था कि कंट्री में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, सॉरी इन्फ्लेशन control the situation of inflation, and second maintain the foreign exchange reserve। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास अपनी करेंसी को छोड़ के जो बाकी फर्दर कंट्रीज की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी करेंसीज हमारी सेंट्रल बैंक में हमारे पास होती है, ठीक है। तो वो होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मीन्स जो हमारी करेंसी है, ठीक है, वो रुपीज की फॉर्म में, ठीक है। तो रुपीज को छोड़ के जो भी हमारे पास डॉलर्स की फॉर्म में, रूबी, यूरोप की फॉर्म में जो भी मनी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो देखो स्टेबलाइजेशन मेजर्स में जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थी वो क्या है, शॉर्ट टर्म मेजर्स थी, और इसमें क्या इंक्लूड किया गया था, कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, कि कंट्री में क्या है एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से प्राइजेस इंक्रीज हो गए थे गुड्स के, तो इसीलिए गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो फर्स्टली क्या था कि जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना, क्लियर है। एंड सेकंड मेंटेन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, की हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, लाइक जैसे डॉलर्स थे, वो डिक्लाइन हो रहे थे, ठीक है, बिकॉज हम जब बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट इंडिया की। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। मेंटेन करके मतलब सफिशिएंट जितनी मात्रा में हमें चाहिए उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, बिकॉज अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या है खत्म हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज। और जब भी कभी कंट्री में क्राइसिस वगैरह क्रिएट हुई या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हम क्या है
गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगी। तो इसीलिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या था, एक तो कंट्री में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसे कंट्रोल करना और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मेंटेन करके रखना। क्लियर है। एंड जो अब नेक्स्ट मेजर है वो है स्ट्रक्चरल पॉलिसी मेजर। स्ट्रक्चरल पॉलिसी मेजर्स। स्ट्रक्चरल पॉलिसी मेजर, दीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स। स्ट्रक्चरल पॉलिसी मेजर्स क्या है, दीज आर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज मेजर्स, ठीक है। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एम थे, वो क्या थे, इंक्रीज द efficiency of economy and foreign competition। अब देखो जो स्ट्रक्चर पॉलिसी मेजर्स थे इसमें क्या थे मेन ऑब्जेक्टिव कि इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है, जो एबिलिटी है उसकी, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना, ठीक है, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना, ठीक है। एंड साथ में क्या है कि हमारी कंट्री का जो फॉरेन कंपटीशन, ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको उनको इंक्रीज करना। इंटरनेशनल कंपटीशन मीन्स कि हमारी जो नेशन है, हमारा नेशन है इंडिया, ठीक है, उसको जो बाकी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ कॉम्पिटिटिव करना, मतलब कि कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत बनाना और ऐसी गुड्स एंड कमोडिटीज की प्रोडक्शन करना ताकि हमारी कंट्री भी फॉरेनर कंट्रीज के साथ कॉम्पिटिशन कर सके। तो ये जो मेजर्स थे वो किसमें, स्ट्रक्चर पॉलिसीज में इंक्लूड किए गए थे। एंड दीज आर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। इसमें गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया था, जिसमें उन्होंने 3 मेन हेड्स रखे थे, लाइक जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है, इन 3 टॉपिक्स पे ही बेस्ड है। फर्स्टली जो भी मैंने आपको करवाया वो सब हमारी तरह से इंट्रो बैकग्राउंड के बारे में हम देख रहे थे। तो अब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी 1991। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्या है, इन जो 3 हमारे पास पॉलिसीज इनको इंप्लीमेंट किया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में ही गवर्नमेंट ने क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट किया था ताकि कंट्री की ग्रोथ की जा सके, ठीक है, डेवलपमेंट हो सके। तो फर्स्टली हम क्या है, लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलाइजेशन। अब देखो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि इजीली कर देना। फर्स्टली पहले क्या होता था, मतलब कि कंट्री में रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट किए गए थे, रेगुलेशंस वगैरह इंप्लीमेंट की गई थी, लॉ वगैरह बनाए गए थे। तो ये जो रूल्स लॉज वगैरह बनाए गए थे इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, ये क्या है, हमारी कंट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट थी, ठीक है। मतलब हमारी कंट्री की ग्रोथ में, कोई भी कंट्री की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जो बड़ी रुकावट होती है वो क्या होती है कि रूल्स, डिफरेंट टाइप के रूल्स वगैरह रेगुलेट करना, ठीक है। तो इससे क्या है कि कंट्री की जो ग्रोथ है वो उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये थी। क्लियर है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्री को डेवलप करने के लिए लिबरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया। लिबरलाइजेशन में क्या था कि जो भी रूल्स वगैरह थे, ठीक है, लॉ वगैरह बनाए गए थे, उन सबको एंड कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। क्लियर है, मतलब कि सब कुछ इजी कर देना। लिबरलाइजेशन मतलब कि इजी कर देना, सब कुछ आसान कर देना। क्लियर है। अब देखो 1980 में भी लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें क्या क्या मेजर्स इंट्रोड्यूस की गई थी 1980 में, लाइक जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जो टेक्निक्स वगैरह उनको अपग्रेड करना है। क्लियर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है। ओके, तो ये सब कुछ इंट्रोड्यूस 1980 में किया गया था। बट 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इन सब में क्या है, इनको कंप्लीटली इसमें रिफॉर्म किए गए थे। तो लिबरलाइजेशन में हम क्या करेंगे, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे,
लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म, नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, एंड लास्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो देखो लिबरलाइजेशन में पहले क्या है कि रूल्स वगैरह बहुत फॉलो करने पड़ते थे लोगों को, ठीक है, तो उस चीज को गवर्नमेंट ने क्या है एंड कर दिया, लिबरलाइज कर दिया, क्लियर है। और जो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए उसके बारे में, तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए, फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म किए, टैक्स रिफॉर्म्स किए, फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म्स किए एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म किए, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे लिबरलाइजेशन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखो डीरेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है, डीरेगुलेशन मींस रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, मींस गवर्नमेंट ने जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई थी उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिमूव कर दिया, मतलब कि वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, अबॉलिश कर दी गई थी। अब देखो पहले क्या होता था, लिबरलाइजेशन से पहले की अगर हम बात करें न्यू इंडस्ट्री इकोनॉमिक पॉलिसी, तो पहले क्या था कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर उसने कोई भी न्यू फर्म ओपन करनी है, ठीक है, न्यू इंडस्ट्री ओपन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, क्लियर है। या किसी पर्सन ने अपनी फर्म को क्लोज करना है, बंद करना है, तब भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। और इंडस्ट्री में फर्म में कौन सी कमोडिटीज की प्रोडक्शन करनी है उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो मतलब कि किसी भी पर्सन को कोई भी इंडस्ट्रीज में काम करना होता था, ठीक है, किसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री को क्लोज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सबसे पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते थे, पेपर वर्क बहुत करना पड़ता था। तो इसीलिए कुछ जो पर्सन है वो क्या करते थे, अपनी फर्म को, ठीक है, ओपन ही नहीं करते थे, क्लियर है, बिकॉज बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती थी, क्लियर है। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती थी, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके लिए भी जो मतलब कि जो स्मॉल कमोडिटीज थी उनकी प्रोडक्शन रिजर्व करके रखी गई थी। और जब भी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन वगैरह की जाती थी तो जो उनका प्राइस है, प्राइस क्या फिक्स करना है कमोडिटी का, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट करती थी, क्लियर है। तो ये सब कुछ क्या है गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। सो इसीलिए क्या है कि जो कुछ पर्सन्स थे वो क्या करते थे, इंडस्ट्री ओपन ही नहीं करते थे, क्लियर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन को फॉलो किया, ठीक है। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, इन सबको क्या है गवर्नमेंट ने मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी उन सबको अबोलिश कर दिया इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो 6 इंडस्ट्रीज थी, मतलब कि जब किसी पर्सन को इंडस्ट्री ओपन करनी पड़ती थी तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए था, पर 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या है ओनली 6 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया और बाकी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस से फ्री कर दिया, ठीक है। 6 इंडस्ट्रीज थी जिनके लिए लाइसेंस कंपलसरी था, 6 इंडस्ट्री। और वो 6 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, ड्रग्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, हजार्डस केमिकल, सिगरेट्स एंड मेडिसिन।
तो ये दीज आर दी 6 इंडस्ट्रीज, इन 6 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया 1991 की पॉलिसी में, और जो बाकी इंडस्ट्रीज थी उनको लाइसेंस से फ्री कर दिया गया ताकि इजीली कोई भी फर्म इंडस्ट्री ओपन कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी जो प्रोडक्ट वो तैयार करेंगे वो रिजर्व करके रखे थे। क्लियर है। और जो पब्लिक सेक्टर में ओनली 3 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया, बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई, जो हम नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन टॉपिक करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पब्लिक सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर में ओनली 3 इंडस्ट्रीज थी जिनको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा था, और वो 3 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट, मतलब कि जहाँ पे वेपन्स वगैरह तैयार करते थे। ठीक है, तो वो ये 3 इंडस्ट्रीज क्या थी? ओनली गवर्नमेंट के कंट्रोल थी, मतलब पब्लिक सेक्टर में 3 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया था, बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड कर दी गई। ठीक है, और साथ में देखो पहले क्या है, लिबरलाइजेशन से पहले गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि कमोडिटीज के प्राइस क्या होने चाहिए, अब वो क्या है, उन्होंने मार्केट पे छोड़ दिया कि वो जिस मतलब कमोडिटीज के प्राइस खुद डिफाइन कर सकते हैं कि कमोडिटी का क्या प्राइस होना चाहिए मार्केट में। क्लियर है। तो मतलब लिबरलाइजेशन में फर्स्टली गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किए, जो भी उनपे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उन सबसे उनको फ्री कर दिया गया। ओके, अब जो नेक्स्ट रिफॉर्म है वो गवर्नमेंट ने किस सेक्टर में किया था? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस such as commercial bank, investment bank and foreign exchange market। क्लियर है। तो देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंक्लूड होती हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्टली इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होते हैं, आपको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सपोर्टर इंक्लूड होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो फॉरेन करेंसी होती है उसको बाय करते हैं, परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी को परचेज किया जाता है एंड सेल किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट कमर्शियल बैंक तो आपको क्लियर है। कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक वो होते हैं जो कि लोगों से पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक में इन्वेस्टर्स अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स मीन्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक में। तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं कि सपोज कोई भी प्रोड्यूसर है, उसको अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, या फर्म्स होती हैं, उन्हें मनी की जरूरत होती है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए मनी की जरूरत होती है। तो जब भी कोई फर्म प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है तो उन्हें पैसा चाहिए, तो वो पैसा किनसे लेती हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक से। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होते हैं कि जो कंपनीज को मनी प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्प करते हैं उनकी। अगर कोई भी कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और उन्होंने कोई भी फर्म है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मनी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक के पास इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है? जो इंडस्ट्री है, फर्म में, उसको तब मनी प्रोवाइड करवाएंगे जब उनको लगेगा कि इस सिचुएशन में वो अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है। सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो होते हैं जो किसी भी कंपनी को, ठीक है, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज को अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मनी प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है।
अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो देखो कि इन सब पे जो किसका कंट्रोल होता है, आरबीआई का। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। तो आरबीआई का कंट्रोल होता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक में लाइक जैसे कि उनके पास कितनी जो भी इंटरेस्ट लगाते हैं मनी पे, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स करना, या कमर्शियल बैंक अपने पास कितनी मनी रखेंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ कि कौन कंट्रोल करके रखते हैं, सेंट्रल बैंक, आरबीआई कंट्रोल करता है। तो फर्स्टली गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी में क्या किया कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किए। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म मतलब कि आरबीआई क्या है, इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अपना कंट्रोल करके रखती थी, ठीक है, कि कितना इंटरेस्ट रेट फिक्स करना है, ठीक है, या कितनी लिमिट तक मनी बैंक अपने पास रखेंगे, ओके। तो ये सब कुछ, या फिर कितनी मनी वो लोगों को लोन पे दे सकते हैं, तो ये सब कुछ आरबीआई कंट्रोल करके रखती थी। बट लिबरलाइजेशन में क्या है कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किए, ठीक है। मींस क्या रिफॉर्म किए कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ दिए। मतलब कि कमर्शियल बैंक क्या है, अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें क्या है कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो आरबीआई बैंक है उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हो कि कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनकी वो क्या है इम्प्लीमेंट हुए, इंडिया में भी एंड फॉरेन में भी, इंडिया एज वेल एज फॉरेन। तो मतलब कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया गया था, गवर्नमेंट ने जो आरबीआई सेंट्रल बैंक इंडिया ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, उस कंट्रोल को थोड़ा कम कर दिया। मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक क्या है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या है आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है वो इम्प्लीमेंट हुए, प्राइवेट सेक्टर बैंक, लाइक जैसे कि एचडीएफसी, ठीक है, आईसीआईसी, क्लियर है, एंड आईडीबीआई, ये क्या होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक इंप्लीमेंट हुए, क्लियर है। मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उनसे उनको थोड़ा फ्री कर दिया गया, ओके, लिबरलाइजेशन में। तो ये सेकंड रिफॉर्म किया था। तो इसमें क्या है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, सच एज जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, या पेंशन फंड्स हो गए, तो उनको भी अलो कर दिया कि वो भी फाइनेंस मार्केट में, इंडिया की फाइनेंस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइक जैसे हम इसे FII भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, ओके। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज में या फॉरेन का कोई भी पर्सन है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ भी है, तो वो क्या है हमारी कंट्री में, इंडिया में आके क्या है शेयर्स में, स्टॉक्स में, डिबेंचर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब फॉरेन में से कोई भी पर्सन इंडिया में आके शेयर्स में, डिबेंचर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में और क्या रिफॉर्म किए गए गवर्नमेंट ने, जो कि मर्चेंट बैंकर से, ठीक है, पेंशन फंड्स या म्यूचुअल फंड से, ठीक है, तो उनको लॉ कर दिया गया था कि वो भी इंडिया की जो फाइनेंस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन में फाइनेंशियल सेक्टर में रिमूव किया। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन में किस में रिफॉर्म्स किए थे, टैक्स रिफॉर्म्स। तो अभी हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने फर्स्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किए, फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म किए, उसके बाद टैक्स रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म में हम क्या है, 2 टाइप्स के हमारे पास टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।